आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग हम पहले ही समझ चुके हैं। आज जो जिस भाग को हम समझेंगे वह है संस्कृति। प्राचीन इतिहास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण भाग होती है। यदि राजनीति को छोड़ भी दें तो संस्कृति को नहीं छोड़ा जा सकता। राजनीति यदि उसका शरीर है तो संस्कृति उसकी आत्मा है। इसलिए संस्कृति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संस्कृति से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषकर प्राचीन इतिहास से। हम मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। तो संस्कृति प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण भाग है। संस्कृति को कैसे पढ़ते हैं या कल्चर को कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, पहले ही समझ चुके हैं। हाउ टू रीड हिस्ट्री, उस वाले टॉपिक में हमने ये समझा था कि राजनीति को कैसे पढ़ते हैं, संस्कृति को कैसे पढ़ते हैं और बहुत सारे भाग होते हैं, उनको कैसे कैसे पढ़ा जाता है। आज हम देखेंगे संस्कृति। संस्कृति का कला एक इम्पोर्टेंट भाग होता है। कला में जो 3 भाग होते हैं वो होता है स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला। स्थापत्य क्या होता है? स्थापत्य या वास्तुकला या आर्किटेक्चर, इसमें विभिन्न इमारतों का अध्ययन किया जाता है। कोई भी इमारत हो, चाहे वो चैत्य हो, स्तूप हो, विहार हो, मंदिर हो, भवन हो या किसी भी प्रकार की बिल्डिंग हो, वो स्थापत्य कला के अंतर्गत आती है। मूर्तिकला तो हम जानते हैं कि मूर्ति क्या होती है। चित्रकला से भी हम अच्छे से परिचित हैं। तो स्थापत्य को हम कैसे पढ़ेंगे, किन किन पॉइंटों के आधार पर पढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे उसमें कि वो जो स्थापत्य कला है या कोई भी इमारत है या चैत्य है या विहार है, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जो उसमें बनाने वाली निर्माण सामग्री है वो किस चीज़ की यूज की गई है, और उसके बारे में थोड़ा बहुत निष्कर्ष देख लेंगे। मूर्तिकला के बारे में देखेंगे कि किस विषय से संबंधित है, धार्मिक है या गैर धार्मिक है। यदि धार्मिक है तो किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है या हिंदू धर्म या जैन धर्म से संबंधित है। निर्माण सामग्री क्या क्या प्रयोग में लाई गई है, मूर्तिकला के भाव क्या हैं और साक्ष्य कहाँ हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसी तरीके से हम चित्रकला को भी देखेंगे कि विषय क्या है, धार्मिक है या गैर धार्मिक है, आधार क्या है। आधार का मतलब है कि चित्रकला किस आधार पर बनाई गई है, पत्थर पर बनाई गई है, दीवारों पर बनाई गई है, ताम्रपत्र पर बनाई गई है, बर्तनों पर बनाई गई है या मोहरों पर बनाई गई, किस पर बनाई गई है, रंग किस प्रकार का यूज किया गया है, साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और किस राजा के द्वारा संरक्षण दिया गया। इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर देखते हैं। आइए अब चल के देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में स्थापत्य कला कहाँ तक महत्वपूर्ण है। चूँकि हड़प्पा सभ्यता में जिसके लिए वो जाना जाता है वह है अपनी उच्चीकृत नगर नियोजन व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो उसकी नगर व्यवस्था किस तरीके की थी और आज की तुलनात्मक दृष्टि से कितना ठीक थी या उसकी तुलना किस किस कला से की जा सकती है, ये सब देखते हैं। उत्खनन से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी और उसकी तुलना आज की स्मार्ट सिटी से भी की जाती है। जो शहरों का विकास वर्तमान काल में हो रहा है उसकी तुलना भी हड़प्पा सभ्यता से की जाती है। हड़प्पाकालीन नगर नियोजन, इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन मानी जाती है। यह आज भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। प्रायः हड़प्पाई शहर 2 भागों में विभाजित थे, पश्चिम एवं पूर्वी भाग। हालांकि इसका अपवाद भी है, जैसे कि धौलावीरा। धौलावीरा का भाग 3 भागों में बटा हुआ था, लेकिन लोथल एवं बनावली का विभाजन के साक्ष्य नहीं मिले हैं। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित है और इसकी किलेबंदी भी की गई है। संभवतः शासक वर्ग एवं राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लोगों का यह निवास स्थल रहा होगा, लेकिन पश्चिमी भाग में ही सार्वजनिक माहौल से संबंधित कुछ इमारतों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि स्नानागार, शवागार। जो सभागार मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है तथा अन्नागार प्रायः सभी शहरों से मिला है। इस प्रकार की इमारतें परवर्ती काल में यानी कि जो आने वाले समय में यानी कि जो आने वाला काल है या टाइम पीरियड है, या जैसे कि मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल में या गुप्त काल में इस तरीके की संरचनाएं नहीं देखी गई हैं। पूर्वी भाग का क्षेत्रफल अधिक था। सामान्यतः पूर्वी भागों में एक श्रृंखला में निर्मित मकानों के साक्ष्य, पक्की ईंटों के भवनों के निर्माण में प्रयोग, अलंकरण का अभाव
मुख्य दरवाजे का गलियों की तरफ खुलना जैसी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। यह विशेषता समकालीन समाज के उपयुक्तवादी दृष्टिकोण, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सौंदर्य के प्रति लगाव जैसे पहलुओं को भी रेखांकित करती है। नगर नियोजन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जल निकासी व्यवस्था को महत्व देना। प्रत्येक घरों से नालियों के साक्ष्य तथा शहरों से मुख्य नाले के साक्ष्य मिलते हैं। कुछेक स्थलों पर नालियों का ढक रखना के भी साक्ष्य मिलते हैं। जल निकासी व्यवस्था न केवल समकालीन सभ्यताओं की तुलना में सर्वश्रेष्ठ थी, बल्कि आज भी कई शहरों में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। निश्चित तौर पर इस प्रकार की व्यवस्था स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ नागरिक प्रशासन की उपस्थिति का भी संकेत देती है। कहने का मतलब यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके समकालीन जो सभ्यताएं थीं, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इनमें भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई गई हैं। नगर नियोजन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह एक निश्चित योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया गया था। यह शहर को आयताकार खंडों में विभाजित करती थी। इस प्रकार की विशेषताएं सौंदर्य, नागरिक सुविधाएं तथा कानून व्यवस्था इत्यादि के दृष्टिकोण से महत्व रखती हैं। हालांकि अधिकतर मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेकिन कालीबंगा में भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। अक्सर कच्ची ईंटों का प्रयोग प्लेटफॉर्म के निर्माण में और किलेबंदी करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन से 3 मुख्य बिंदु निकल के सामने आए। एक तो शहर का 2 भागों में बटा होना, दूसरा जल निकासी का अच्छा प्रबंध होना और तीसरा सड़क का निर्माण जो शहर को आयताकार खंडों में बांटता था। यह 3 व्यवस्थाएं हड़प्पाकालीन नगर नियोजन को उन्नत बनाती हैं, चाहे वो उस समय के समकालीन सभ्यताएं हो, चाहे वर्तमान की स्थिति हो। वर्तमान काल में भी जल निकासी की व्यवस्था उतना ठीक नहीं है जितना हड़प्पा काल में थी। अब देखते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला 3 चीज़ों से मिलकर बनी रहती है। या तो वह पत्थर की होगी, या धातु की होगी, या टेराकोटा की होगी। टेराकोटा का मतलब है पकी हुई मिट्टी की। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तर या पत्थर की कौन सी मूर्ति पाई गई है। सेलखड़ी पत्थर की मूर्ति पाई गई है। दाढ़ी वाले अवाक्ष प्रतिमा की मूर्ति पाई गई है, जो एक बहुत सारी आपने किताबों पे देखा होगा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उस पर बना रहता है। वो वाली मूर्ति पत्थर की है जो हड़प्पा काल में या सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। दूसरा है एक जो मूर्ति पाई गई है भेड़ और हाथी की संयुक्त मूर्ति पाई गई है, जो कि चूने पत्थर की बनी हुई है। आपको इतना ध्यान नहीं रखना है कि किस पत्थर की बनी है, आपको इतना ध्यान रखना है कि किस चीज़ की मूर्ति है। दाढ़ी वाले अवाक्ष की मूर्ति या प्रतिमा कहाँ पाई गई है हड़प्पा काल में, इतना बस ध्यान रखना है। बहुत सारी मूर्तियों में छिद्र पाए गए हैं, जिससे अनुमान लगाया है विद्वानों ने कि इन मूर्तियों का आपस में असेंबलिंग किया जाता होगा। यदि हम धातु की मूर्तियों की बात करें तो डांसिंग गर्ल या नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति पाई गई है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति पाई गई है वो मोहनजोदड़ो से पाई गई है, जबकि तांबे की मूर्ति बेल की कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो इसका मोहनजोदड़ो वाला पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियाँ पाई गई हैं जो पशु पक्षियों की बनी हुई है, या मानव निर्मित है, या मानव की बनी हुई है, या मानव का आकार लिए हुई है। इस प्रकार से 3 प्रकार की मूर्तियाँ होंगी, एक तो पत्थर की, धातु की, मिट्टी की। स्पष्टतः यह विशेष संदेश देता है कि जो पत्थर या धातु की मूर्ति होंगी वो उच्च वर्ग को संबंध रखती होंगी, जबकि मिट्टी की मूर्तियाँ आम जनजीवन से संबंधित थीं। इसके बाद चित्रकला की बात करते हैं। सिंधु घाटी चित्रकला मुख्यतः या तो मोहरों पर पाई गई है या बर्तनों पर पाई गई है। स्पष्ट रूप से कहीं भी चित्रकला के उदाहरण नहीं मिलते हैं। या तो मोहरों पर चित्रकारिता दिखाई गई है या बर्तनों पर। एक उदाहरण हम इसके बारे में पहले ही देख चुके हैं कि चालक लोमड़ी का जो चित्र है, जो आज भी हमारी कहानियों किताबों में चर्चित है, वो सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तनों पर उल्लेखित है। इस प्रकार से मोहर में भी कई प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, जैसे कि योगी के आकार की मूर्ति या योगी के आकार की जो मोहर मिली है वो भी एक चित्रकला का उत्कृष्ट नमूना है। इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता की
स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला तीनों पहलुओं को समझ लिया है। इसके अलावा हम विशेष चित्र देखेंगे जिन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जिस चित्र जो आपके सामने है वो दाढ़ी वाले अवाक्ष प्रतिमा का चित्र है। बाकी जो नेक्स्ट दूसरा चित्र है वो ये वाला चित्र दाढ़ी वाले अवाक्ष प्रतिमा का चित्र है। ये वाला चित्र डांसिंग गर्ल का है। जो ये चित्र है वो एक सींग वाले बाकी जो ये चित्र है वो योगी वाला है। इसमें एक व्यक्ति योग की मुद्रा में बैठा हुआ है जिसे शिव माना गया है। इसके अलावा कुछ जो स्थल खोजे गए हैं उनकी खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं, वो कहाँ पाए गए हैं और उस स्थान पर कौन कौन सी चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं वो हम आपके सामने टेबल दे रहे हैं। हड़प्पा काल, जिनकी खोज दयाराम शायनी ने 1921 में की थी। दयाराम शायनी ने 1921 में की थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटेगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका स्थान ध्यान रहे या ना रहे, लेकिन नदी जरूर ध्यान रखना, रावी नदी के तट पर। इसमें कौन कौन सी खोज की गई? हड़प्पा में मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अन्नागार और बैलगाड़ी। इसमें अन्नागार इम्पोर्टेंट है, बाकी याद रहे ना रहे, अन्नागार जरूर ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं, उसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति, बुने हुए कपड़े। जिन चीज़ों पर मैंने टिक लगाया है एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। बने हुए कपड़े आप याद रखें या ना रखें, लेकिन इतने पॉइंट ज़रूर याद रखना। जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद है सूतकांगे डोर। खोजकर्ता याद नहीं करना है, आवश्यक नहीं है। यह किस नदी पर है ये ध्यान रखना है, ये दास्त नदी पर है। यहाँ से जो पाए गए हैं हड़प्पा और बेबीलोन के बीच के व्यापार का केंद्र बिंदु था। यदि आपने मैप में देखा होगा सूतकांगे डोर, तो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच का वह स्थान है जहाँ से व्यापार का माध्यम सहज होता था। इसके बाद करें चंदूधड़ो। इसकी खोज याद करना आवश्यक नहीं है, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चंदूधड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले, मनके बनाने की दुकानें मिली हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह कहाँ से मिले? चंदूधड़ो से। इसके बाद आमरी है, इसे याद करना आवश्यक नहीं है, सिंधु नदी के तट पर है, ये जरूर याद रखना। हिरन के साक्ष्य मिले हैं, ये भी इसका साक्ष्य इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगा जो स्थित है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ एक इम्पोर्टेंट है, अग्नि वेदिकाएँ, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है लोथल। लोथल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किसने खोज की है? लोथल गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये जरूर याद रखना कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में कैम्बे की खाड़ी के पास। कैम्बे की खाड़ी है गुजरात में, उसके पास है। एक तो कच्छ की खाड़ी है, रन ऑफ कच्छ है सॉरी, और एक कैम्बे की खाड़ी है, उसके पास स्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएँ और शतरंज का घर। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो गोदीवाड़ा है, इसे ज़रूर याद रखना। सुरकुर्दा, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं, कहाँ से कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, ये याद कर लेना। घोड़ी की हड्डियाँ और मनके मिले हैं, इसमें मनके इंपॉर्टेंट है, मनके याद कर लेना। सुरकोटसा से मनके एक और जगह मिले हैं, चंदूधड़ो में भी मनके बनाने के
कारखाने या दुकानें स्थित थीं। उसी प्रकार सुतकोटना में भी मनके बनाने की दुकानें स्थित थीं। नेक्स्ट है बनावली, हरियाणा के हिसार ज़िले में है। हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। यहाँ से जो मिले हैं मनके, जो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में है और जल निकासी का प्रबंधन अच्छा पाया जाए, जलकुंड भी। इसके दोनों पॉइंट याद रख लेना। धौलावीरा में धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है धौलावीरा। धौलावीरा को विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ के रण में। यहाँ से जल निकासी के उचित प्रबंध मिले हैं। जब हमने सिंचाई की बात की थी हड़प्पा सभ्यता में, तो इस चीज़ को बताया था कि जल प्रबंधन के उच्चतम जो साक्ष्य मिले हैं वो धौलावीरा से मिले हैं। इसके बाद बस ख़त्म है। तो इसमें हमने जो देखे स्थल और उनके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, वह स्थल भारत में कहाँ पर है, उन सब चीज़ों के बारे में जाना। कुछ चित्र देखें कि यह चित्र किस चीज़ का है। इसके अलावा हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारे पॉइंटों के बारे में चर्चा की। पहले वीडियो में हमने जो जानकारी दी थी, एक सामान्य जानकारी दी थी, उसका भौगोलिक प्रसार बताया था कि कहाँ कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता फैला है। राजनीति के बारे में बताया था, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, समाज और धर्म के बारे में भी चर्चा की थी। आज के वीडियो में हमने जो संस्कृति का पार्ट लिया है या कला का पार्ट लिया है, उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला तीनों भागों की चर्चा कर ली है। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पूरा जो भी हड़प्पा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो हमने सब के सब समझ लिए हैं। इसके अलावा कोई भी पॉइंट ऐसे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं छोड़े गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जिस चीज़ की चर्चा करेंगे वह है हड़प्पा सभ्यता से पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से आए हैं, उन क्वेश्चन से अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। एक्चुअली में वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत होती है, तो इसको ज़रूरत से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अधिक से अधिक, जिसके कारण हम आपके लिए वीडियो बना सकें। थैंक यू।